चलिए बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर। तो आई थिंक ये तो आप टेंथ क्लास से भी ये चैप्टर का नाम सुनते चले आ रहे हैं। तो ये बेटा बहुत ध्यान से सुनते जाओ। यदि इसमें देखें तो सबसे पहले यदि आप लोगों ने मीन वर्ड पहले भी सुना होगा, और बोलो भाई, और मीडियन वर्ड भी सीखा होगा। तो जो आज का लेक्चर होगा वो हम लोग इसमें मीन सीखेंगे और मीडियन सीखेंगे। जैसे कि बात करें जेई मेंस में, तो जेई मेंस में इसका बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम आता है, और कई बार जेई मेंस में मीन और मीडियन के क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे हम लोग अभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे भी लेक्चर्स देखेंगे कि मीन के कैसे प्रॉब्लम्स पूछे गए जेई मेंस में और मीडियन के कैसे पूछे गए। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे कि जनरली हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हम लोग डेटा के बारे में देखते हैं कि जैसे कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उन डेटा के बारे में हम लोग देखते हैं। और जनरली डेटा क्या होता है, जैसे हम लोग देखें तो ये डेटा जो होती किसी चीज की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। तो जैसे हम लोग यहां पर देखें, एक मिनट, डेटा एक तरीके से क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो डेटा आपके होते हैं वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कोई भी चीज है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो अब एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ऑब्जर्वेशन आया, फिर उसी चीज को दूसरी बार किया, एक और ऑब्जर्वेशन आ गया, फिर तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, एक और ऑब्जर्वेशन आ गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डेटा। अब ये जो डेटा आते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उनकी मीन वैल्यू क्या होती है, मीडियन क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको 5 से 6 बार रिपीट किया, फिर हम कहते हैं यार इसकी जो मीन वैल्यू आई है वो इतनी आ रही, और उसी मीन वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो आई होप फर्स्ट आपका वर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स में क्या है? डेटा। जैसे आपसे कोई पूछे डेटा क्या होता है, क्या बोलोगे? सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यदि हम लोग देखें तो डेटा कितनी तरीके के होते हैं? आप लोगों ने ये सब पहले भी पढ़ा होगा और सुना होगा। कितनी तरीके के डेटा होते हैं? 2 तरीके के। एक कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, प्राइमरी में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है, ठीक, एक्चुअल में जिसने एक्सपेरिमेंट को डन किया, जो कर रहा है, उसने जो ऑब्जर्वेशंस देखे वो प्राइमरी, क्योंकि उसने इनिशियली देखा ये इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो जनरली क्या लिखा है? डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। मतलब जो रिसर्च कर रहा है उसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हिमसेल्फ जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट, वो कौन से डेटा कहलाते हैं? प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। अब जैसे ये रिसर्चर था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया और डेटा देखे, तो वो अपने कहीं पर उस चीज को लिखेगा, ठीक है, कि भाई हाँ इस एक्सपेरिमेंट के ये कुछ डेटा आए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं। अब उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वो कौन सा डेटा हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा। मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो रिसर्चर है, जो नॉर्मली फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशंस दे रहा है, वो ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं? प्राइमरी। और वो ऑब्जर्वेशन जो दिए गए उसके बाद कोई लिखा, जैसे बुक्स में लिखे हुए जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कौन से होते हैं? सेकंड, क्योंकि किसी और ने दिए, आप उसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो सेकेंडरी ऑब्जर्वेशंस या सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। मतलब कुछ सोर्सेस होंगे जिनमें उन डेटा को लिखा गया होगा, उन सोर्सेस से यदि आप लेंगे तो वो कौन से डेटा होंगे? सेकेंडरी। तो कितनी बातें हम लोगों ने यहां पर सीखी हैं डेटा के बारे में? डेटा कितनी तरीके के? प्राइमरी और रिसर्चर के द्वारा, जो रिसर्चर होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो देते हैं वो प्राइमरी डेटा, और उनके द्वारा जो दिए गए फिर जो दूसरे पढ़ते हैं वो सेकेंडरी डेटा। चलिए इसको नोट कर लें, थोड़ा सा स्पीड में नोट करिएगा। बेटा आपस में बात नहीं।
थोड़ा सा फास्ट नोट करें। आज तो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, और नॉर्मली ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो रिजल्ट बेसिस होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम पहले कॉन्सेप्ट सारे सीख लेंगे, देन पीवाईक्यूज हम लोग एक साथ ही करेंगे। पहले बेसिक बेसिक प्रॉब्लम ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा कि इसको एक बार ही पढ़ना पड़े। ये ऐसा चैप्टर नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। बस जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लिए, और जो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस होंगे उनको कर लेना, बस। इससे ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। चलिए इस वाले में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि हमने बोला, जो डेटा होते हैं वो प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी, बट उनमें भी हम लोग जनरली जब इस चैप्टर को डील करते हैं तो हम लोग कहते हैं कुछ डेटा कैसे होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा होते हैं। कैसे होते हैं? अनग्रुप्ड डेटा होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? ग्रुप डेटा होते हैं। मतलब ग्रुप में चीजें होती हैं, यहां पर क्या है? अनग्रुप्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 और कुछ भी 3 लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया। तो नॉर्मली इस तरीके से जो रैंडम डेटा लिखे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। अच्छा, ग्रुप्ड डेटा कैसे होते हैं? ग्रुप डेटा का मतलब, जैसे यहां पर कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक्सआई और एफआई। तो ये आपके ग्रुप्ड डेटा होते हैं। या कुछ ऐसे लिखा होता है क्लास में, ये 10 से 0 नहीं होना चाहिए, 0 से 10 होना चाहिए। जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से क्या हो गया? 20, 20 से क्या हो गया? 30। तो जैसे 0 से 10 के बीच में 5 लोग, 10 से 20 के बीच में 4। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, एट रैंडम ऑब्जर्वेशंस है तो उनको क्या बोलोगे? अनग्रुप्ड। अब इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं। मतलब जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो ग्रुप फॉर्म में होते हैं। कैसे? जो ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं या ग्रुप डेटा होते हैं, वो उनमें भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जनरली इसमें एक्सआई और एफआई में टेबल होती है। एक्सआई का मतलब है कि ये मार्क्स माने जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 25 मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के? 10 स्टूडेंट्स के। तो ये क्या है? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन है, मतलब 10 बच्चों का एक साथ ऑब्जर्वेशन दे दिया गया। ऐसे 24 मार्क्स हैं किसके? कितने बच्चों के? 12 स्टूडेंट के। ऐसे 21 मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट्स के? तो जो एफ आई है वो एक्चुअल में क्या है? फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों के। और एक्स आई क्या है? मार्क्स है, कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं। अच्छा, यहां पर क्या क्लास क्लास इंटरवल होता है। जैसे 0 से 10 के बीच में जो नंबर्स आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं? 5। अच्छा, 10 से 20 के बीच में जितने जो बच्चे हैं जिनके नंबर्स हैं वो कितने बच्चे हैं? 4। और 20 से 30 मार्क्स आए हैं कितने बच्चों के? 7। तो इस तरीके की जो क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक चीज और, जैसे ये 0 से 10 था, जहां से एंड वहीं से शुरू, ये चीज भी देखना। 0 से 10, 10 पे एंड, तो फिर 10 से शुरू, 10 से 20, 20 पे एंड, फिर 20 से शुरू, 20 से 30। तो इस तरीके का जब क्लास वाला ऑब्जर्वेशन गिवन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सआई एफआई में गिवन होता है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल रैंडम ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। ये दोनों कैसे हैं? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस। इनको नोट कर लें स्पीड में। हाँ बेटा।
इतनी बातें तो आपको पहले से भी थोड़ी बहुत आती होंगी कि ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस को आप क्या बोलते हो, अनग्रुप्ड, और ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं इनको ग्रुप्ड। एक्सआई एफआई वालों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरवल वालों को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसजॉइंट होता है, तो हम उसको क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस बनाते हैं, है ना। ऐसा आप लोगों ने किया भी होगा। मैं तो पहले तो ये बेसिक आपको भेजने वाला था, बट मुझे लगा कि अभी ठीक सिलेबस चल रहा है तो इसको बेसिक भी मैं क्लास में करवा देता हूँ। बट ये इतना सब आपको पहले से आता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, इतना तो पढ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का? चलिए इसके आगे, जैसे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं उन चीजों को देखते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं इस चैप्टर में, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उससे हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करने के बाद फिर उन डेटा की एनालिसिस करते हैं कि उन वो कैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या उनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और फिर उससे एनालिसिस करने के बाद हम कुछ रिजल्ट देते हैं कि भाई इससे एसोसिएटेड ये रिजल्ट होगा, ऐसे ऑब्जर्वेशंस डेविएट होंगे, या इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस की मीन वैल्यू आएगी, या इनका मीन वैल्यू ये होगा। मींस जनरली हम लोग इस चैप्टर में क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद उसमें जो डेटा आएंगे उनको कलेक्ट करने के बाद उनकी एनालिसिस, फिर हम उससे कुछ एसोसिएटेड रिजल्ट देते हैं। खासकर इस चैप्टर में हम लोग ये चीजें करते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग दो तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? एक होगा, हम लोग स्टडी करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी की मीन वैल्यू, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशंस का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, ये तो पहले से भी जानते होंगे। अच्छा, मीन क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस की कौन सी टेंडेंसी है? सेंट्रल टेंडेंसी, लगभग उसकी बीच वाली वैल्यू देता है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी में दूसरा कौन आता है? मीडियन। मीडियन भी ऑब्जर्वेशंस की कौन सी टेंडेंसी है? सेंट्रल टेंडेंसी। और मोड भी नॉर्मली हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब उसे मीन निकालते हैं और मीडियन निकालते हैं और मोड निकालते हैं। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, स्टडी अबाउट डिस्पर्जन। इसका मतलब होता है कि जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं कितने डेविएट हो रहे हैं मीन वैल्यू के अराउंड या किसी के अबाउट, मतलब डेविएशन कैसा है, डेविएशन। तो डेविएशन पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कौन सा आता है? वेरिएंस। हम लोग ऑब्जर्वेशंस का क्या निकालते हैं? वेरिएंस। और क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्या निकालते हैं? रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मींस ये कुछ हेडिंग्स हैं जो ऑब्जर्वेशंस के किसको मेजर करते हैं? डेविएशन को, मतलब कितना डिस्पर्जन है, मतलब कितना डेविएट हो रहे हैं, जैसे मीन वैल्यू के अबाउट कितना डेविएट हो रहे हैं। तो दो तरीके के प्रॉब्लम होंगे, एक किस पर बेस्ड? सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा डिस्पर्जन मतलब डेविएशन। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन? मीन, मीडियन, मोड। और डिस्पर्जन में, डेविएशन में कौन कौन से? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नोट करें स्पीड में। कहीं इसमें स्पेलिंग वगैरह गलत लिखी हो तो बता दीजिएगा उसको, क्योंकि टाइपिस्ट लोगों ने टाइप किया है तो थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। उनको मैथमेटिक्स तो आती नहीं कि क्या कौन सा वर्ड है।
सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डिस्पर्जन मतलब डेविएशन पर बेस्ड, ठीक है। ये वाली चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी है ना, मीन, मीडियन और मोड। आई थिंक ये रेंज पढ़ा है, रेंज आप लोगों ने पढ़ा है, और ये चीजें नहीं पढ़ी हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन जेई मेंस में किससे आते हैं? मीन और वेरिएंस से। किससे आते हैं? मीन और वेरिएंस। मतलब आप यदि 10 क्वेश्चन उठाओगे जेई मेंस के, तो उन 10 में 8 क्वेश्चंस किसके होंगे? मीन और वेरिएंस के। एक दो क्वेश्चन की बात छोड़ दें, एक दो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, रेंज। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बट ये एनसीईआरटी में हेडिंग है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट्स वाई हम लोगों को हर एक चीज को लेके चलना है। तो नॉर्मली 80% क्वेश्चन किस पर बेस्ड आएंगे? मीन और वेरिएंस। हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें दिखेगा भी, जितने पीवाईक्यूज होंगे आप देखेंगे 10 में 8 क्वेश्चन मीन निकालने को कह रहे हैं या वेरिएंस निकालने को। बस कैलकुलेशन, कितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग निकालना सीखेंगे मीन, और मीन किसका निकालना सीखेंगे? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का, अनग्रुप्ड डेटा का। अच्छा, अनग्रुप्ड डेटा कैसे होता है? एट रैंडम लिखे होते हैं, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 अप टू xn। कुछ ऐसे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे होते हैं? अनग्रुप्ड। अच्छा, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन का मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका, सभी ऑब्जर्वेशंस का हम लोग सम करते हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ऊपर लिखा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नीचे क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी, इसी बात को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हम देखें तो इस जगह पर देखें तो एक्सआई का सिग्मा, सिग्मा ऑफ एक्सआई, इसका मतलब सिग्मा का मतलब सम, किसका? एक्सआई। एक्सआई क्या है? ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशंस का क्या किया? सम, अपॉन में एन, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को क्या कहते हैं? मीन। और मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार। मतलब नॉर्मली यदि आपको मीन लिखना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स बार। और फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इतना नोट करें। इसमें आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है? n तक। मतलब आई की वैल्यू पहले 1 रखोगे, फिर 2, तो x1 x2 x3 अप टू xn तक बनता सम चला जाएगा। मैथ्स का पेपर कैसा हुआ है? किसके 100 नंबर आ रहे हैं? एनीवन? किसी के 95 से ऊपर, किसी के 90 से ऊपर, किसी के 85 से ऊपर, किसी के 80 के ऊपर? एक बच्चे, गुड है ना, क्लैपिंग कर दो इसके लिए। 80 के ऊपर एक बच्चे का आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी के 75 से ऊपर, मतलब बिल्कुल ही गायब। किसी के 70 के ऊपर एक बच्चे का, गुड, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। अब 70 के ऊपर तो लाए जा सकते थे, है ना, एक ही बच्चा बैठे है। और किसी के 65 के ऊपर, 65 के ऊपर भी नहीं, 60 के ऊपर एक बच्चा। क्या यार तुम लोग, मतलब 60 के ऊपर नहीं ला पाए हो? इतना तो ज्यादा फिर डिफिकल्ट नहीं था, मतलब 7-8 क्वेश्चन थे। 7-8 का मतलब 30 से 32 क्वेश्चन, नंबर हटा दो, 30 से 32 मतलब लाए जा सकते थे। 60 के ऊपर तो मार्क्स नॉर्मली लाए जा सकते थे, नहीं आ रहे तो गलत बात है। मतलब 60 के ऊपर ओवरऑल कितने बच्चे हैं 60 के ऊपर? 60 के ऊपर 1 2 3, 3 बच्चे 60 के ऊपर हैं। अच्छा, 55 के ऊपर, 55 से 60 नहीं, अरे एक, 50 से 55 के बीच में अब 5-6 बच्चे हैं, मतलब
थोड़ा ज्यादा हो गया क्या पेपर टफ? इतना टफ तो नहीं था। 70 मार्क्स तो लाए। अरे 70 नंबर लाए जा सकते थे कि नहीं? ऐसा तो पेपर बनाया था कि 70 मार्क्स के लायक था आपका। अब जो अच्छा कर लेता ले जाता, 2-3 क्वेश्चन पे बढ़िया से मेहनत कर देता, 80 के ऊपर आ जाते। बस 2 ही 3 तो क्वेश्चन करने थे। और वो जो 70 नंबर थे वो नॉर्मली यदि आप देखते तो 40 मिनट में या 35 मिनट में सॉल्व भी किए जा सकते थे। अब बचे आपके पास 20 मिनट में, आपको 2-3 क्वेश्चन निकालने थे 80 के ऊपर लाने के लिए। मैंने तो मतलब सोचा था, मुझे लग रहा था कि 2-3 बच्चे 80 के ऊपर स्कोर करेंगे। यहाँ तो 2-3 बच्चे 60 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, मतलब गलत बात है फिर, है ना? 70 तो नॉर्मली मतलब 70 से ऊपर तो 15 बच्चों के होने चाहिए। 70 के ऊपर कितने बच्चों के? 15 स्टूडेंट के ये होना चाहिए था। हाँ, स्ट्रेट लाइन के कितने लोगों से एक क्वेश्चन लगा? 2 क्वेश्चन कितने लोगों से स्ट्रेट लाइन के? 3 क्वेश्चन, गुड। 4 क्वेश्चन, गुड। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे? 7-8 थे आई थिंक। कितने थे? हाँ, 7-8 क्वेश्चन थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन तक स्ट्रेट लाइन के किए हैं तो बहुत बेस्ट है। इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए जिन्होंने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, गुड। अब ये 4-5 क्वेश्चंस वाले जो भी 2-3 बच्चे हैं ये ला सकते थे 80 के ऊपर, थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा स्पीड या कैलकुलेशन करते हैं बेटर था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस पे आते हैं, जैसा भी हुआ अगली बार नंबर आएंगे तुम्हारे। इस बार थोड़ा सा आसान नहीं, इस बार भी टफ देना ना एक। कौन सा? सर्कल। चलो सर्कल में उतना टफ नहीं देंगे, थोड़ा स्कोर भी तुम लोग कर सको। तो इस बार मैं सर्कल में फिर से एक बार मतलब 1000 रुपीज दूंगा, बट थोड़ा आसान पेपर बनेगा, मतलब 90 के ऊपर जिनके आएंगे। किसके? इस बार मतलब आसान होगा। कैसा होगा? आसान बना रहे हैं मतलब, तो 90 के ऊपर मतलब ला सकते हो आप लोग। तो 90 से ऊपर जो भी बच्चे लाएंगे उनको 1000 रुपीज का इनाम मिलेगा। कितने के ऊपर? अरे बोलो भाई। 90 के ऊपर। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? एक कौन सा? एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया सर्कल। दूसरा क्या हो गया? सर्कल। और कोई पुराना चैप्टर लेना चाहो आप? सर्कल के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज कितने बच्चे चाहते हैं? नहीं, चलो सर्कल तो कंफर्म है। और कोई छोटा मोटा चैप्टर लेना चाहते हो? हाँ, क्वाड्रेटिक, सेट, सेट थ्योरी कितने लोग चाहते हैं? अबे भूल गए सेट थ्योरी, बता रहे नहीं नहीं उसमें क्या है, उसमें भी नहीं। क्या डाल दें? 3D डाल दें? अरे वाह, 3D उसमें कुछ है? अरे उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। अरे वो जो बन गए 7-8 वो तो खत्म है, वो तो था नहीं, है ना? उसमें 3D का मतलब, चलो 3D के 2-3 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है? 3D के 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और कौन सा चैप्टर? ये हो जाएगा। एक काम और करते हैं, 10th में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, डाइस पढ़ा था, प्लेइंग कार्ड्स पढ़ा था? पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। डाइस, प्लेइंग कार्ड, और क्या पढ़ा था? कॉइन। कॉइन है ना? उस पर भी एक छोटे छोटे से क्वेश्चन बना सकते हैं 10th वाले। आप अपना रिवाइज कर लेना, अपने से एक बार जो पढ़ा था ना आपने वो अपने से रिवाइज कर लेना है, ठीक है? और यदि अपने से रिवाइज नहीं कर सकते तो उस वाले बेसिक प्रॉब्लम मैं आपको दे दूंगा, उसको रिवाइज कर लो। 10th लेवल तो पढ़ सकते हो ना, जो पढ़े थे। तो फाइंड मतलब 2 सिक्के उछाल दिए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड। क्या होगा? 1/4 होगा। इतना आसान ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइसेस आर, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सम इज 12? 3 डाइस में थोड़ा सैंपल इस पे ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे हम, है ना? कितने डाइस तक पूछेंगे? 2 डाइस, 2 डाइस तक। कितने डाइस तक? 2 डाइस तक पूछेंगे। 2 डाइस तक तो 10th में पढ़ा है ना? तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है? 1 मिनट, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे आगे? स्टैटिस्टिक्स और 3D। नहीं 3D ना दे, हटाओ, उसमें कुछ है नहीं। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और सर्कल, ये 3 पक्का। इसके प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे?
मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उनको आप कर सकते हो, लगभग सारे बच्चे उनको कर सकते हो, इतने आसान क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर्स कौन कौन से हो गए? अभी से 90 के ऊपर लाने ना नंबर, 1000 लेना है। किसको किसको 1000 लेना है? हाथ नहीं उठाओगे, एको को नहीं देंगे हम। किसको किसको 1000 के ऊपर लेना नंबर? 1000 के ऊपर नहीं, 1000 रुपए लेने। 1000 रुपए किसको लेने? अबे यार, मतलब किसी को लेना ही नहीं है 1000। 500 किसको लेने? क्या यार तुम लोग यार, है ना। हाथ नहीं उठा पाते सर, मेरे एक मतलब इतने नंबर आएंगे, मैं 1000 रुपए ले लूंगा, है ना। क्या यार, इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं क्यों? नहीं पढ़ाई नहीं करते हो? करते हो फिर डरते क्यों हो यार? चलो, 3 चैप्टर्स फिक्स हो गए, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चले इस पे आते हैं। इतना नोट हो गया? अरे बोलो भाई, इस वाले पे आए। ओए भाई, आप इधर देखो, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? कितने हैं? एन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? अरे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 स्क्वायर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन 2 स्क्वायर। थर्ड ऑब्जर्वेशन अप टू n स्क्वायर। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन कितना है? 46n/11। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू निकालनी। ये प्रॉब्लम। तो मीन का तो फॉर्मूला आता है, हम कहें भाई मीन, तो मीन का फॉर्मूला होता है जितने ऑब्जर्वेशंस इनका सबका सम। तो पहला ऑब्जर्वेशन 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, और कहां तक जा रहे हैं? n स्क्वायर तक। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? n से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। अच्छा, मीन की वैल्यू कितनी बेटा? 46n/11। यार ये इनका सम पता है ना, सीक्वेंस सीरीज में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम पता होता है। क्या होता है? n+1 2n+1/6। तो हम ऊपर वाले का सम लिखते हैं, n+1 2n+1, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। और पहले से ये क्या लिखा है? n। तो n से n कट जाएगा, कुछ और कैंसिल वैंसिल करेंगे, क्या क्वाड्रेटिक बनेगा? क्या बनेगी क्वाड्रेटिक? 22n² 243n+11। एक बार देखो क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है? सभी लोग नोट करके देखें, इसको फैक्टराइज करिए, n की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। देखिए, ये जो चैप्टर है क्लास 12th में नहीं है, कहां पर है? केवल क्लास 11th। और 100% इसका क्वेश्चन जेई मेंस में आता ही आता है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। जेई एडवांस के सिलेबस में कौन सा चैप्टर नहीं है? इसका प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिक्सिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कहीं पर किसी ऑब्जर्वेशन का मीन मिक्स कर दिया, तो इतना तो आता है ना, जेई मेंस में है। बट वैसा कुछ एडवांस का प्योर क्वेश्चन इसका नहीं आएगा, ठीक है। मिक्सिंग हो सकती थोड़ी बहुत, मीन मीडियन हल्का फुल्का कहीं पर भी, जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए वहां पर, उनका मीन वगैरह बोल देंगे या कुछ भी बोल सकते हैं। नोट हो गया सभी का? चले, इसमें n की कितनी वैल्यूज आई? 2। कौन कौन सी? 11 और 1/22। 1/22। यार ये जो 1/22 है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमसे n पूछा गया, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1/22 तो नहीं हो सकता है, मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे? 11। तो ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस वाले केस में यदि आपका ये 11 स्क्वायर तक जा रहा है, तो उन नंबर्स का मीन इस फॉर्मेट में आ जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अच्छा, अभी जो हमने मीन निकाला है वो किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस का? अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi। मतलब ऊपर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना आता है सभी को। चलिए आगे बढ़ जाए, इसमें कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना।
नहीं कर पा रहे तो घर पे जाके कैलकुलेट करिए, फिर भी ना तो अपने दोस्त यार से पूछिए। चलिए अब दूसरा, अगेन क्या निकालने वाले हैं? अगेन हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? मीन। सुनिएगा, अब ये जो मीन निकालने वाले हैं, इसमें टाइप 2 होगा। जो मीन निकालने वाले हैं वो किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस का, किस तरीके के? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। और यहां पर ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कैसे पता चला ये ग्रुप्ड वाले हैं और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? XI और FI। अच्छा, XI FI का मतलब समझते हैं। जैसे हमने ये FI का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 मार्क्स हैं कितने बच्चों के? 7 स्टूडेंट्स के। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? तो इस तरीके से जब ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग XI और FI का क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो XI FI का प्रोडक्ट करने के बाद फिर उन ऑब्जर्वेशंस का क्या करते हैं? सम करते हैं। क्या करते हैं? मतलब जो भी ये XI FI आएगा, इनके सभी ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे यहां पर, उनका सबका सम। और अपॉन में सिग्मा FI, FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसीज का सम ही कहलाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फ्रीक्वेंसीज का सम क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बार फिर से समझो, इधर समझो। ऐसा क्यों करते हैं? सुनिए, जैसे यहां पर बोला गया कि 5 मार्क्स हैं कितने बच्चों के, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? एक बच्चे के 5 मार्क्स हैं तो 7 स्टूडेंट्स के 35। इसलिए ये जो XI FI है ये क्या है? टोटल मार्क्स। तो ऊपर क्या लिखे? टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने। अरे बोलो भाई, तो समझ में आ रहा कि इसमें हम XI FI क्यों करते हैं? क्योंकि हमें टोटल मार्क्स निकालने के लिए XI और FI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले XI FI, फिर उनका सम अपॉन में सिग्मा FI, और जैसे ये सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? मीन। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X बार। तो सबसे पहले तो ये टेबल बनाओ, XI FI वाली प्रोडक्ट दो कितना आ रहा है, फिर इनका सम करके देखना इनका सम कितना आ रहा है। इतना पहले इसको फिल करो, इतना नोट करो। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है। सेवेंटी आ रहा है। नहीं आया तो काट डालेंगे हम। 70 तो ऐसे ही समझ में आ रहा नहीं आएगा ऑब्जर्वेशन को देख के। कितना? 350। तो ये तो और गलत कर रही, ये और गलत कर रही है। सही है? पक्का? सही। एक्स बार की वैल्यू इतनी आ रही? हाँ वो आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार देखते हैं XI और FI का यहाँ प्रोडक्ट कितना? भाई इतना नहीं बोल पा रहे हो। 35। इस जगह पर आगे, आगे, वाह, इसके आगे इनका सम 350, 350 आ रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं x बार इक्वल टू, सुनिएगा, सिग्मा XI इंटू FI का जो सम आया वो कितना आया? 350। अच्छा, अपॉन में हमें सिग्मा FI इनका सबका सम कितना? 25। अपॉन में 25 कितना रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आ रहा है। मीन वैल्यू कितनी आ रही है? नोट करें स्पीड में। तो ये जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, तो दो तरीके के प्रॉब्लम कर लिए मीन में। एक पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? अनग्रुप्ड, जिसमें सिग्मा XI इंटू, अरे सिग्मा XI अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरे टाइप में सिग्मा XI इंटू FI अपॉन सिग्मा FI।
चलिए थर्ड टाइप का प्रॉब्लम हम लोग इसमें करते हैं। नोट हो गया सभी का? अच्छा, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं, और थर्ड टाइप में हम लोग जो ऑब्जर्वेशंस लेने वाले हैं वो कैसे? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन लेने वाले, और क्या फाइंड करने वाले? मीन। मतलब तीसरे तरीके का क्वेश्चन है, एक अनग्रुप्ड वाला, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगेन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस केस में होता क्या है, बहुत ध्यान से देखो। इसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंटरवल्स गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं? हम इसकी मदद से किसको फाइंड करते हैं? एक्स आई को फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं? एक्स आई। एक्स आई होता है इंटरवल की मिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कैसे निकालते हैं? इनिशियल वैल्यू कौन सी? 0। फाइनल वैल्यू दोनों का सम बाई 2, तो कितना आया? 5। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आई? 5। इसकी मिड वैल्यू 10 + 20 30 बाई 2 15। अच्छा, इसमें कितने का गैप हुआ? गैप 10 का। तो इसमें भी सभी में 10 का गैप, तो 10 10 10 ऐड करते जाए। 15 के आगे 25, फिर 35, फिर 45। क्या अब आप इसमें मीन निकाल सकते हैं? स्पीड में कैलकुलेट करें। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, और कैलकुलेशन तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स आई इंटू एफ आई निकालेंगे। एक्स आई इंटू एफ आई फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स आई इंटू एफ आई सॉल्व करें। एक्स आई इंटू एफ आई। चलिए एक्स आई इंटू एफ आई, इस जगह पर कितना आएगा? 25। इसके आगे बोलो भाई। 120। इसके आगे 370। इसके आगे 560। इसके आगे 270। इनका सबका सम 1350। अच्छा, एफ आई का सम 50। और बच्चे मैच करें, क्या ये आ रहा है? इसमें वैल्यूज रख दें, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इसमें? दैट इज 1350, और अपॉन में 50। रिजल्ट इज 27। कैलकुलेशन करें अच्छे से। अच्छा, मीन निकालने के कितने तरीके पढ़े हम लोगों ने? 3। सबसे पहला 3 क्या, 2 ही तरीके से समझे, 2 फॉर्मूले पढ़े। सिग्मा एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था मीन निकालने का? कुछ याद करिए, कुछ याद करिए। किसी को याद है इसके अलावा फॉर्मूला? कुछ याद है किसी को? एनीवन? गुड। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन निकालने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, उस पर भी बेस्ड हम लोग चीजें कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। खासकर जैसे ये आपका इंटरवल्स दे रखे हैं और ये कुछ एफ आई दे रखा है, ठीक है। जैसे हम इसमें एक काम करते हैं, हमें इसमें फाइंड क्या करना है? मीन। तो नॉर्मली जब मीन हमें निकालना होता है तो हम कौन से वाले ऑब्जर्वेशंस हैं? ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं? कैसे हैं? अरे ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड में भी
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मीन निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले याद आता है सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उसके प्लेस पर हम कौन सा एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करते हैं। कब अप्लाई करते हैं, एक चीज सुनिए, लिखना बंद करें, कब इसको अप्लाई करते हैं, कब सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाले फॉर्मूले को छोड़ करके कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मीन निकालने के लिए, एज्यूम्ड मीन। अभी इसको मैं लिखवा दूंगा, ए मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। आगे लिखा सिग्मा एफ आई डी आई बोलो या डी आई एफ आई बोलो, बात बराबर, अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। जनरली सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशंस कैसे हो, कैसे ऑब्जर्वेशंस हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। और दूसरी चीज सुनिएगा, जैसे इसमें यदि हम एक्सआई निकालें तो एक्सआई पहला वाला क्या आएगा 5, फिर कितना आएगा 15, फिर 25, फिर 35, फिर क्या ये एक्सआई वाले जो ऑब्जर्वेशंस हैं थोड़े बड़ी बड़ी क्वांटिटी हैं, बस छोटी छोटी हैं, 0 है, 2 है, 10 है, 9 है, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम इसके पहले वाला फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन यदि एक्स आई वाले ऑब्जर्वेशन थोड़े बड़े बड़े हों, कैसे हो, एक्स आई वाले ऑब्जर्वेशन थोड़े बड़े बड़े हों, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एज्यूम मीन। रीजन बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों करते हैं, यदि ये वाले ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े हैं तो हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने का चांस रहता है, उसमें डिफिकल्टी होती है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आसान। अब कैसे करते हैं एज्यूम मीन मेथड से, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें इसमें एक एज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें एक मिड वैल्यू माननी पड़ती। जैसे हम देखें अपने पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 5, तो इसमें बीच वाली वैल्यू लगभग लगभग कौन सी दिख रही है 25। जो मिड वैल्यू होती हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, माना कि ऐसा है, जरूरी नहीं कि ये आसपास और भी मान सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली यही मिड वैल्यू दिख रही थी तो इसको हमने माना है। तो इस केस में जो अपना एज्यूम्ड मीन होगा, इस केस में तो एज्यूम्ड मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, दैट इज, यहां पर लिख देते हैं एज्यूम्ड मीन इज 25। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सा मीन है, एज्यूम्ड मीन है। चलिए अब इसके आगे यदि हम लोग देखें तो इसमें अब इसके आगे हमें डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अब जो डी होता है ये कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यार डी निकालने के लिए किसको किसको याद है, हाँ, xi माइनस एज्यूम मीन अपॉन h। डी निकालने का तरीका होता है xi में से एज्यूम्ड मीन को घटाओ और अपॉन में जो हाइट या इंटरवल के बीच का गैप है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। अब डी हर एक ऑब्जर्वेशन में निकालना पड़ेगा। xi की वैल्यू कितनी 5, एज्यूम मीन कितना 25, तो 5 माइनस 25, h कितना है, h का मतलब होता है इनके बीच का गैप, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अरे बोलो भाई 10। तो अभी ये कितना बचा, कितना बचा -2, तो डी की वैल्यू कितनी आई -2। अगेन फिर इसके लिए निकालते हैं, एक्स आई की जगह 15 माइनस 25 -10 अपॉन 10 कितना आया -1। आप देखोगे आगे 0 मिलेगा, आगे 1, आगे 2, थोड़ा ये कैलकुलेशन आसान। अब सुनिए क्या करना है, अब हमें डी और एफ का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो आप देखें इस जगह पर डी और एफ का प्रोडक्ट क्या आसानी से हो रहा है, कितना बना -10, ये कितना बना -8, ये प्रोडक्ट कितना बना 0, ये प्रोडक्ट कितना बना। क्या कैलकुलेशन प्रोडक्ट आसान है, अरे ये तो प्रॉब्लम फिर भी आसान है, जैसे हमने पिछला वाला किया, इसमें एक्स आई एफ आई लगाया, ठीक है, ये तो थोड़ा आसान भी, यहां और भी बड़े बड़े हो सकते थे एक्स आई, और जब बड़े बड़े एक्सआई हो जाते तो हमारी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती, यहां तो थोड़ा आसान था। तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कब लगाते हैं, जब एक्सआई में लार्जर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, लार्जर वैल्यूज होती, तो अब यूज करते हैं। अच्छा यहां पर ये कितना आ जाएगा, बोलो भाई कितना 12। क्या एफ आई डी आई का सम आ जाएगा, कितना आया, पक्का 10 आ रहा है, इनका सम 10 आ गया। अच्छा ये हो गया, सिग्मा एफ आई निकाल सकते हैं, एफ आई का सम
50 आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था 50 आया था, तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। एज्यूम्ड मीन कितना है 25 प्लस सिग्मा डी आई एफ आई की वैल्यू 10 अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 इंटू एच, कितनी वैल्यू आ गई, लगभग कितनी आ गई 27। तो मीन जो निकल के आया वो कितना आया 27। अच्छा, एज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब जब कैलकुलेशन लेंदी नहीं, एक्सआई वाले ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज ज्यादा बड़ी बड़ी हो तो हम किसका यूज करते हैं, एज्यूम मीन। और खासकर किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस में, अरे किस तरीके का ऑब्जर्वेशन में, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं, और लेकिन तभी करें जब एक्सआई वाले ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज बड़ी बड़ी लार्जर वैल्यूज हों। नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो हमें फर्क नहीं पता चलता कि कब एज्यूम्ड मीन लगाते हैं और कब नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, ऐसे ही अनग्रुप्ड वाले में भी एज्यूम्ड मीन लगाते हैं, याद है किसी ने सॉल्व किया था अनग्रुप्ड वाले क्वेश्चंस को एज्यूम्ड मीन से, एनीवन, नहीं सॉल्व किया। तो हम लोग एक पीवाईक्यू करेंगे एज्यूम्ड मीन की मदद से, किसको करेंगे आगे चल के, पीवाईक्यू है तो वहां पर सीख लेंगे कि यार इस तरीके से हम लोग अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन में एज्यूम्ड मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। उसमें भी जैसे मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन या 9 ऑब्जर्वेशन, एक ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं ए प्लस, फिर वही फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा डी आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है तो वहां ए प्लस समथिंग ये हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होता है। मतलब वहां कब, जब एक्सआई भी बहुत बड़े बड़े हो, पता चलो उनका सम निकालने में दिक्कत हो रही, वैसे इतना उसमें दिक्कत नहीं आती, बट एक ऐसा पीवाईक्यू आया था जिसमें नॉर्मल सिग्मा एक्सआई अपॉन एन लगाना, मतलब कैलकुलेशन से खेलना, मतलब 1 घंटे भी हम लगा देते तब भी सॉल्व नहीं होता, इसलिए उसमें एज्यूम्ड मीन अनग्रुप्ड में भी लगाना पड़ गया। नोट हो गया सभी का, रफ करें इसको। तो हम लोगों ने मीन देखा, पहला कौन सा, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड में फॉर्मूला सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। जब ये एक्सआई वाले ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसमें भी हम लोग एज्यूम्ड मीन लगाते हैं, बट एक पीवाईक्यू है जेई मेंस का, तो वहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे, तो इधर हम बता नहीं रहे हैं, वहीं पर हम उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेम स्टेटमेंट वहां पर आ जाएगा। दूसरा, उसके लिए ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, लेकिन ये कब लगाते हैं, जब एक्स आई की वैल्यूज छोटी छोटी वैल्यूज है। अच्छा, बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है, और एज्यूम्ड मीन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, मीन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे एक आपका आ गया ज्योमेट्रिक मीन, तो सब लोग जानते हैं, अरे सीक्वेंस सीरीज में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, अरे बोलो भाई। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस का क्या करना होता है, प्रोडक्ट, यहां सब जगह मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सबका मल्टीप्लीकेशन, और पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सेम ये आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और इन ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना, फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है। ये किस तरीके के ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन है, कैसे, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का।
इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 5। तो पांचों ऑब्जर्वेशंस का, 5 ऑब्जर्वेशंस का क्या क्या प्रोडक्ट, उसकी पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 अपॉन 5। क्लियर है? ये प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 की पावर में आएगा क्या कुछ? 2 की पावर 15, पक्का? 2 की पावर 15, और इसकी पावर में कितना लिखा? 1 अपॉन 5, और 15 कट हो जाएगा कितना? 3। 2 की पावर 3 मींस रिजल्ट इज 8। मींस जो ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ रहा है दैट इज 8। कैलकुलेशन कर सकते हैं, नोट करें स्पीड में। तो जो अभी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, किसके लिए निकाला हम लोगों ने? कौन से ऑब्जर्वेशंस के लिए? अनग्रुप्ड। कुछ आपने क्या 10th में इसके लिए पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन? नहीं था, नहीं था। तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, सीक्वेंस सीरीज में भी नहीं पढ़ा था ये। सीक्वेंस सीरीज में ये वाला पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था सीक्वेंस सीरीज में? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन, सॉरी कौन से? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए पढ़ा था कि कैसे ज्योमेट्री मीन निकालते हैं। तो आगे चलते, ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोग ज्योमेट्री मीन निकालने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा, लिखना अभी नहीं है, समझ लो। इसमें क्या होता है, x जो भी ये है x1, जैसे इन्होंने लिखा है x1 की पावर f1, फिर x2 की पावर f2, फिर x3 की पावर f3, अप टू xn की पावर fn। इनका सबका हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। और इसकी पावर में 1 अपॉन कैपिटल N है। क्या है? वेयर कैपिटल N इज सिग्मा fi। कैपिटल N इज सिग्मा fi। जो फ्रीक्वेंसीज है उनका जो सम होगा वो कैपिटल N होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? x1 की पावर f1। तो यहां थोड़ा इतनी कैलकुलेशन गंदी, x1 की पावर, मतलब हम इसमें xi की पावर fi लिख दे तो 13 का स्क्वायर, 14 की पावर 5, 15 की पावर 13। साला नानी याद आएगी, है ना? याद आएगी कि नहीं? तो यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, बट जेई में इतना टफ कभी कैलकुलेशन नहीं आता। टफ क्या मतलब? इतनी लेंदी कैलकुलेशन, बोले टफ थोड़ी नहीं है, क्या है? लेंदी। इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं आता है। हालांकि ये उसमें प्रॉब्लम फ्रेम किया तो वहां कैलकुलेशन कुछ ना कुछ आसान कैलकुलेशन बनेगी, बट लॉजिक ये है, फॉर्मेट ये है। तो एक बार ये वाली वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, 13 की पावर 2, 14 की पावर 5, 15 की पावर 13, 16 की पावर 7 और 7 की पावर 3। और इस वैल्यू में रख दीजिए, एक बार प्रोडक्ट कर दीजिए, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 13 का स्क्वायर इंटू 14 की पावर 5 इंटू 15 की पावर 13 इंटू 16 की पावर 17 इंटू 17 की पावर 3, और इसकी पावर में 1 अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi एक बार बताओ कितना आ रहा है? 30। ये 30 आ रहा है, तो ये चला जाएगा 1 अपॉन 30। अब ये कैलकुलेशन तो अपने बस की बात नहीं है। यदि किसी के बस की बात है तो कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, नहीं है तो इतना लिखा रहने दो। मेरे तो बस की बात नहीं, आप लोग करो, मुझे नहीं सॉल्व करना इसको। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 15.10 आएगा, 15.10। आपको भी कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें, बट लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ऐसा प्रॉब्लम हुआ, शायद वहां कैलकुलेशन आसान हो, सब 2 की पावर्स में ही हो, है ना, सब 2 2 की पावर में बन जाए या 3, हम उसको सिंप्लीफाई कर सके। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें ऐसा प्रॉब्लम फ्रेम किया जा सकता है कि जिसमें कैलकुलेशंस क्या हो, आसान हो, इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकें। जैसे यहाँ पूरा बेस में कुछ 2 की पावर में ही बन गया, और उसकी पावर कुछ ऐसा, यहां पावर की कुछ कैंसिल वैंसिल हो गया, तो वो सिंप्लीफाई हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए हम लोग देख रहे थे अभी? किसके लिए देखा हम लोगों ने? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? xi की पावर fi, इनका सबका प्रोडक्ट, सम नहीं, इनका सबका प्रोडक्ट, और इसकी पावर में 1 अपॉन सिग्मा fi।
या 1/n, वेयर n की जगह कौन है, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब सिग्मा fi। तो अच्छा, जो मीन था वो नॉर्मली अरिथमेटिक मीन था। क्या था जो मीन था वो नॉर्मली क्या था, अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो आपको समझ में आ रहा है, ये फॉर अनग्रुप्ड एंड फॉर ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए देख लिया। अच्छा, और कोई भी मीन आपने सुना था, अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कौन सा मीन, हार्मोनिक। अच्छा, हार्मोनिक मीन तो निकालना आता है, जैसे कितने ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 अप टू xn। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर और नीचे उनके ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल्स का सम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n अपॉन में x1 का रेसिप्रोकल 1/x1, 1/x2, 1/x3 अप टू 1/xn, इनका सबका सम करना होता है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, इन ऑब्जर्वेशंस का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ये हार्मोनिक मीन किस तरीके के, ये लिखा भी है कौन से तरीके के हैं, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन है। चलिए इसमें हार्मोनिक मीन निकालते हैं हम लोग। तो हार्मोनिक मीन की यदि हम लोग बात करें, कितने ऑब्जर्वेशंस आपके सामने दिख रहे हैं, 3 ऑब्जर्वेशन। अपॉन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल प्लस थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल। कितना रिजल्ट आया, कितना, 48/7। इसको पॉइंट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नोट हो गया सभी का, आसान है, कर सकते थे। अच्छा, ये हार्मोनिक मीन फॉर कौन से ऑब्जर्वेशंस, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस। तो अनग्रुप्ड का फॉर्मूला तो पहले से भी आता था, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था। अरे सीक्वेंस सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था और पहले से भी आता था, हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अनग्रुप्ड के अलावा एक ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए फॉर्मूला होता है, तो हम लोग देखने वाले हार्मोनिक मीन किसके लिए, ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में ये वाले तो ऑब्जर्वेशन नहीं होते, ये तो थोड़ा गलत लिखा है। ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, यहां पर ये जो n है, एक्चुअल में ये कैपिटल n करिएगा। यहां पर कैपिटल n का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ऊपर कैपिटल n लिखा है और नीचे क्या लिखा है, सिग्मा ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, सिग्मा ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई। तो एक तरीके से ये जो है सिग्मा ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है उनके रेसिप्रोकल्स का सम ही तो है। एफ आई से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां ग्रुप्ड है, कितने एक्स आई के लिए कितना एफ आई है, तो उसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। तो आपके सामने ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और इन ऑब्जर्वेशंस का हमें क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, पहले तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम है और थोड़ा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कर सकते हैं, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं।
बट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। जेई वगैरह में कभी आया या कहीं भी आया तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन उतना लेंथी नहीं होगा, नॉर्मल थोड़ा बहुत हो सकता है। आपके भी जो टेस्ट में प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसा कोई नहीं दे देंगे ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो और तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर ज्यादा बड़ा है नहीं, बट इसको मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है। क्यों बड़ा बनाना पड़ रहा है? क्योंकि ये क्लास 11th का ही टॉपिक है, 12th में मैं पढ़ाऊंगा नहीं। और बेसिक भी हर चीज, और पीवाईक्यू बहुत ज्यादा मुझे टाइम लगेगा। मतलब मुझे लगता है यदि ये लेक्चर 4 लेक्चर का था, 3 लेक्चर का था, तो वो मैं 8 लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? रीजन क्या है कि भाई दोबारा ना पढ़ना पड़े इसको आपको। बढ़िया प्रॉपर आपके पास नोट्स होनी चाहिए, एक बार ही इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है बस, केवल ज्यादा प्रैक्टिस भी इस पे नहीं करना। जितना आपके पीवाईक्यू उससे ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं। ये ऐसा चैप्टर ही नहीं है कि इसमें पीएचडी आपको करनी है। बस प्रॉपर बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कि बस नोट्स आपके पास हो, आपने उसको रिवाइज कर लिया, खत्म हो गई इसकी कहानी। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिखे हो, ये नहीं कि सोल्यूशन सोल्यूशन लिख दिया, अब क्वेश्चन गया तो उसमें क्या समझोगे किसका सोल्यूशन है। कैलकुलेशन डिफिकल्ट है इसमें बहुत ज्यादा, बट हम लोग कर लेते हैं, सुनेगा। बेटा ऊपर क्या लिखोगे? इसका एफ आई का सम कितना होगा? 20। तो ऊपर आपने 26 लिख दिया। अच्छा नीचे क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल, और इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3/1/30। इतना गंदा? फिर क्या करोगे? 4 बाप रे, नहीं करना कैलकुलेशन। 8/140, 9/145, और 2/150। और इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है? तो करना भी नहीं है, ऐसा गंदा नहीं आएगा। आएगा तो बहुत आसान कैलकुलेशन का आएगा। और यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 157.77। आप नोट कर लीजिए, इतना रिजल्ट आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम कहीं आया तो आसान कैलकुलेशन होगा, हम उसमें चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो हम लोगों ने कौन कौन से मीन पढ़ लिए? अरिथमेटिक मीन, मतलब मीन वाला अरिथमेटिक मीन, दूसरा दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा। हालांकि स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जो प्रॉब्लम पूछा गया है वो अरिथमेटिक मीन, नॉर्मल मीन वाले ही क्वेश्चन जेई में आए हैं। 1% कुछ भी कभी भी इसका क्वेश्चन जीएम और एचएम का नहीं पूछा गया। हाँ, कुछ मीन पूछे गए हैं जेई में तो उनको हम और डिस्कस करते हैं। इनके अलावा भी कुछ मीन है जिनको पूछा है जेई में, तो हम उन मीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने हेडिंग है, कौन सी मीन? कंबाइंड मीन। इस कंबाइंड मीन का प्रॉब्लम जेई मेंस में पूछा गया है। तो कंबाइंड मीन का एक बार नहीं कई बार कंबाइंड मीन का प्रॉब्लम पूछा गया है, इसलिए इस मीन को डिस्कस करना जरूरी है। तो हेडिंग डाल लीजिए कंबाइंड मीन, और इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कुछ मुझे ये 718 नहीं होना चाहिए इसमें। कुछ मुझे लग रहा है गलत है इसमें। एवरेज, ए एन जी नहीं होना चाहिए पहले तो। ये एवरेज कुछ होना चाहिए, कम है ना, कंबाइंड एवरेज ऐसा कुछ। बेटा आराम से पहले इसको लिख लो, मैं समझा देता हूँ। इसमें कुछ गलती है, देखना पड़ेगा क्या गलती है। वो बातें नहीं भाई, जिसको बात करनी क्लास के बाहर जाओ भाई।
इसमें कुछ गलती मेरे पास उसमें दिख नहीं रहा, वो है ना, उसमें कुछ मिस्टेक है। चलिए देख लेते हैं, फिर भी लॉजिक को हम लोग समझ लेते हैं और थोड़ा बहुत सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए सुनिएगा। कंबाइंड मीन में क्या होता है, सबसे पहले इस बात को आपको समझना है। कंबाइंड मीन में जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ अलग एग्जांपल है, मैं इसी का एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम कर दूंगा। जैसे ये JNV का मतलब होता है, एक स्कूल का नाम है, दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना। देखे तो इंडिया में सबसे अच्छा जो रिजल्ट जाता है वो किन स्कूल्स का जाता है? नहीं, किसका जाता है? जवाहर नवोदय विद्यालय का, है ना। आप हर साल देखें लगभग, मतलब लास्ट के 20 ईयर, अब उसके पहले का तो मुझे नहीं पता, लास्ट के 20 ईयर्स का आप देखें तो इंडिया में हर बार किसने टॉप किया है? JNV ने। उसके बाद KV के कुछ स्कूल्स रहते हैं, वो टॉप करते हैं। फिर प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, वो आते हैं, और मतलब कुछ अलग अलग रहते हैं। चले, तो जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, इसमें मतलब एक स्कूल है, माना ये स्कूल है, माना कंसीडर कर लिया ये क्या है, एक स्कूल। अब स्कूल, इस स्कूल में कितनी तरीके के लोग होंगे? दो ही तो है। पक्का ना, कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो भाई, कितनी तरीके के लोग हैं? जैसे ये स्कूल है, इसमें कितनी तरीके के? दो तरीके। और तीन वाला पहचान लो, अगल बगल वाले जो तीन कह रहा, वो अपने आप को बता रहा होगा, है ना। तो पहला जो है वो इसमें, इस स्कूल में कौन सी कैटेगरी के हैं? बॉयज। और दूसरा कौन सा है? गर्ल्स। एक बच्चा कह रहा है छात्र और छात्राएं, है ना, ये तो कंसीडर किया जा सकता है। और एक वो तीसरे वाले को हटा दो स्कूल से, है ना, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सुनेगा इधर, मेरी बात सुनेगा। माना कि इस स्कूल में कितने बॉयज हैं ना, कितने बॉयज हैं? N1। कितने बॉयज हैं? N1। इतने बॉयज हैं, N1 बॉयज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज N1। अच्छा, गर्ल्स बेटा इधर देखो, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? कितनी? N2। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब माना कि स्कूल में कुछ कोई आपने टेस्ट वगैरह दिया, ठीक है, तो उस टेस्ट में हमने माना कि जो बॉयज का एवरेज स्कोर है, क्या है? 100 नंबर का पेपर हुआ, और बॉयज के सबके, इनके कुछ 80 नंबर आ गए, इनके 60 आ गए, इनके 20 आ गए, इनके 40 आ गए, इनके 25 आ गए, 100 में कुछ ऐसे ऐसे नंबर आ गए, 20, 35, 70, 69, ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं ना। तो बॉयज के जितने, जैसे इनके सबके सबके नंबर जोड़े अपॉन में टोटल बॉयज, क्या उनका मीन निकल के आ जाएगा? तो यहां पर जो x बार है वो क्या है? बॉयज के मीन मार्क्स हैं। अच्छा, इस पूरे स्कूल में कितनी तरीके के ग्रुप हैं? दो ग्रुप। एक ग्रुप किसका? बॉयज का, दूसरा गर्ल्स का। तो सबसे पहले तो कंबाइंड मीन के लिए हमारे पास क्या होता है कि ग्रुप्स के मीन होते हैं। किसके होते हैं? जैसे एक ग्रुप ऑफ बॉयज का मीन कितना है? X1। क्या है? X1, मतलब इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं? 71 है। जो बॉयज के, मतलब सबके नंबर जोड़ दी जाए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज किया जाए, तो टोटल 71 आ गया। ऐसे ही गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं? 73, मतलब सबके गर्ल्स के मार्क्स जोड़े जाए अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आपका कितना आ गया? 73 आ गया, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स थे? एक ग्रुप ऑफ बॉयज, दूसरा ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अच्छा, पहले ग्रुप में कितने लोग हैं? N1। उनका मीन क्या है? X1। उनका मीन क्या है? X1। दूसरे ग्रुप में कितने लोग? N2। उनका मीन क्या है? X2। अब हमें क्या करना है? इस पूरे स्कूल का एवरेज मीन देना है। क्या देना है? इस पूरे स्कूल का मीन निकालना, मतलब एवरेज मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं? कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कंबाइंड मीन में जो ग्रुप्स वाले हैं उनके हम लोग क्या करते हैं, उसमें जैसे हमने कहा कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं? N1। N1 बॉयज है और उनका मीन मार्क्स कितना है? तो ओवरऑल बॉयज के नंबर समझ में आ रहे हैं कि कितने होने चाहिए? N1 इंटू X1। इतने बॉयज के मार्क्स हो गए टोटल। अच्छा, ये टोटल गर्ल्स के मार्क्स देखे जाए तो कितनी गर्ल्स हैं? N2। और उनके एवरेज मार्क्स क्या है? ये मल्टीप्लाई कर दे तो गर्ल्स के मार्क्स आ जाएंगे। तो गर्ल्स के मार्क्स प्लस
बॉयज के मार्क्स अपॉन में टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं, N1 प्लस N2, क्या ये एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। और इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई होता है, जब हम लोग कहानी किसकी करें, किसी ग्रुप वाइज, कि ग्रुप के मीन गिवन हो। जैसे दो यहां पर कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप का मीन फिर दूसरे ग्रुप का, और उनके ग्रुप्स के मीन वगैरह पता है तो हम उनका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू N1 प्लस x2 इंटू N2 अपॉन में। अभी इसको लिखना नहीं, अब इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं। माना कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा होते, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमने कितने 4 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप इस रो वाले, इस ग्रुप भाई इस रो में जितने बैठे हैं ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, वो फोर्थ ग्रुप हो गया। कितने ग्रुप्स बन गए। माना कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, N1, इसमें N2, इसमें N3, उसमें N4। इसके एवरेज मार्क्स इस ग्रुप के x1 बार, इसके x2 बार, इसके x3 बार, उसके x4 बार। तो इनका जो एवरेज मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, x1 इंटू N1 प्लस x2 इंटू N2 प्लस x3 इंटू N3 प्लस x4 इंटू N4 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो इसी बात को थोड़ा सा हम जनरलाइज कर देते हैं और हमने कहा भाई XP अपॉन x नहीं NP, इसमें हमने क्या किया NP, मतलब कितने कितने ग्रुप्स हैं, P ग्रुप्स हैं। तो हमने कहा पीएथ ग्रुप में कितने लोग हैं, NP, और जो पीएथ ग्रुप वाला है उसका मीन XP का बार, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, NP तक जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या है, इस वाले में आपको कितने ग्रुप्स दे रखे हैं, 2, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। बॉयज कितने हैं कुछ पता नहीं, गर्ल्स कितनी है कुछ पता नहीं, बस N1 N2 से रिप्रेजेंट किया। बट बॉयज के एवरेज मार्क्स, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स, और इस स्कूल का मैं थोड़ा सा एवरेज ले लूं तो 71.8 होना चाहिए। ये इतना बहुत बड़ा ऐसे गलत दिख रहा है तो उसी को देख के मैंने बोला। तो हमने माना कि इस स्कूल के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने, 71.8। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो। फॉर्मूला आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। इतना नोट करें पहले, देन हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो इस वाले को हम लोग इतना नोट हो गया सभी का, इसको थोड़ा रफ कर सकते हैं आप। ये नोट करने के बाद सीधे 2 ग्रुप्स थे तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं। कंबाइंड मीन कितना है, 71.8। अच्छा कैसे पता चला ये कंबाइंड मीन है, क्योंकि ग्रुप्स के मीन दे रखे थे, इसलिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब ग्रुप्स के मीन की बात की जाती है। दिस इज इक्वल टू N1 नंबर ऑफ बॉयज, इनका मीन है 71, N2 नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका मीन है 73, अपॉन में N1 प्लस N2, ऐसा कुछ आ गया, N1 प्लस N2। यार एक काम करें, इधर साइड में N1 N2 से ऊपर नीचे डिवाइड, तो इधर आ गया 71.8, N2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 71 और N1 अपॉन N2। यहां पर N2 से डिवाइड करोगे तो N2 से N2 कट जाएगा, क्या बचेगा 73, और यहां N2 से डिवाइड करोगे N1 अपॉन N2, और यहां N2 से इसको डिवाइड करोगे ये 1। अब मैं थोड़ी देर के लिए N1 अपॉन N2 को P मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, P, जैसे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 71.8 इक्वल टू 71P प्लस का 73 अपॉन में P प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो P की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, N1 अपॉन N2 होगा। P की वैल्यू
3/2। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:2 होगा। इस रेशियो में उस स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। आई होप बात समझ में आ गई सबको। कंबाइंड मीन, कहां पर कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट आता है, किस जगह पर आता है, जब ग्रुप्ड मीन वगैरह कुछ लिखा हो, वहां पर किसी ग्रुप के मीन की बात की गई हो, है ना, ग्रुप वाइज मीन की बात की जाए, तो अपने हिसाब से यहां पर नोट कर लीजिएगा, कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट हम ग्रुप्ड वाले केसेस में लगाते हैं। कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट ग्रुप्ड के केसेस में लगाते हैं। जब ग्रुप वाइज कुछ चीजें होती हैं तो कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट लगता है। और ये जेई में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे गए, बट ये जो प्रॉब्लम है ये जेई का पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके पीवाईक्यूज आगे करने वाले हैं। बट अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कंबाइंड मीन होता क्या है। तो कितने मीन पढ़े, 4। पहला अरिथमेटिक, फिर दूसरा ज्योमेट्रिक, तीसरा हार्मोनिक, चौथा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन के अलावा एक और लास्ट मीन है जिसको बोलते हैं वेटेज मीन। आपने कभी कभी सुना होगा वेटेज, इसका वेटेज क्या है, उसका वेटेज क्या है, इस क्वेश्चन का वेटेज क्या है, ऐसे वेटेज वर्ड सुना है, तो ऐसे होता है वेटेज मीन। तो हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं अब किसके बारे में, वेटेज मीन के बारे में। तो हम लोग इसमें बेटा बातें नहीं, वेटेज मीन के बारे में लिखिए, देखते हैं। तो बस केवल ये क्या है, अच्छा हिंदी लिखी, मैंने कहा क्या लिखा है, ठीक है चलिए। इसमें स्पेलिंग वेट लिखी ना, तो इसमें ये स्पेलिंग लिखिएगा WEIGHED, वेटेड मीन, GHTED, वेटेड मीन। क्या बोलेंगे, वेटेड मीन। हम लोग बात करने वाले हैं वेटेड मीन की, ठीक है। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेटेड मीन का मतलब थोड़ा सा पहले समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जैसे 2 क्वेश्चंस ले लिए, 2 क्वेश्चंस लिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1 के आने का वेटेज थोड़ा सा कम है और 2 वाले के वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। जिसका वेटेज ज्यादा उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा आने की ज्यादा है। तो अब मेरी बात समझना, यहाँ पर वेटेज का मतलब जैसे हम थोड़ा सा और ऐसे कई बार आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा, स्कूल में क्या होता है कि कुछ यूनिट टेस्ट होते हैं, सुने ना, यूनिट टेस्ट, फिर हाफ ईयरली होती, कुछ एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम देखे हैं यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, किसका होना चाहिए, फाइनल वाले का, एनुअल का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। फिर उससे कम वेटेज हाफ ईयरली और सबसे कम वेटेज, नॉर्मली ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम सबके यूनिट टेस्ट के नंबर जोड़ते नहीं है, हम वेटेज वाइज उनके नंबर्स को जोड़ते हैं और वेटेज मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेटेज मीन। हम कहते हैं यार कि जैसे हमने इसका वेट माना, मतलब एनुअल वाले का माना कि वेट है, एनुअल वाले की कंपैरिजन में हाफ ईयरली का जो वेटेज है वो हाफ है, और यूनिट टेस्ट का जो एनुअल के कंपैरिजन में वेटेज है वो 1/4 है। तो इसका मतलब मान लीजिए आपके 100 में यूनिट टेस्ट में 40 नंबर आए, तो हमें उसके 40 के कितने नंबर लेने, 1/4 मार्क्स एक तरीके से लेने, ये तो हमें ऐड करना होगा मीन के केस में। तो वेटेज मतलब अलग अलग चीजों का वेटेज क्या होता है, अलग होता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल, उससे मैं थोड़ा समझाने की और कोशिश करता हूं वेटेज का मामला। जैसे एक स्कूल है, कौन सा, ये बहुत मेरा पुराना लेक्चर, उसका वो बना दिया है ना पीपीटी, उसमें कुछ गलतियां भी हो गई, तो उसी से उसने देख देख के बना दिया है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में एक बच्ची पढ़ती है, कौन सी, उसका नाम क्या है, तो कितना खुश हो रहा है, पहचानते हो उसको क्या, फिर इतनी खुशी का है ना। चलो भाई, तो बच्ची का नाम क्या है, चलिए। अब उस मुन्नी ने क्या दिया, यूनिट टेस्ट। कितने यूनिट टेस्ट दिए, 3। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, 60। सेकेंड वाले में
75 और थर्ड वाले में, जैसे हमारे स्कूल में नवोदय में क्या होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे पर मंथ, हर मंथ होते थे, 25-25 नंबर के होते थे, तो 25 में 25 आसानी से आ जाते थे, यूनिट टेस्ट आसान होते हैं, है ना, तो आ जाते थे। तो यहाँ थोड़ा सा यूनिट टेस्ट ज्यादा नंबर वाले हैं, 25 नंबर वाले नहीं है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट हुए, कितने यूनिट टेस्ट, 3। मुन्नी के तीनों में टेस्ट में, ओए हंसोगे, हम तुमको काट डालेंगे साला, मैथ नहीं समझ रहा, मुन्नी नाम पे हंस रहा है ना। तो तीनों टेस्ट में कितने मार्क्स आए आपके सामने। अच्छा, इसके बाद मुन्नी ने एक फाइनल एग्जाम दिया स्कूल में, और उसके 100 में कितने मार्क्स आ गए 95। तो मेहनत देखो आप, यूनिट टेस्ट से फाइनल, है ना, ये मेहनत, ये नहीं पहले आ रहे थे खूब, अब फिर तो बाद में लगा नहीं थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, अभी थोड़ा पढ़ाई कम करते हैं, और लास्ट आते आते तो जीरो पढ़ाई करते हैं, है ना। तो ये पढ़ाई होती, पहले कम आता था, मेहनत की और इतने नंबर आ गए, चलो। और आता था, नंबर कम हो जाए तो फिर बात गलत है ना, ये तो परफॉर्मेंस बहुत गलत। तो एक तरीके से इसने कितने टेस्ट दिए, 4 टेस्ट दिए, और सब में इसके मार्क्स आपके सामने। अब इसमें आगे देखिएगा, इसमें लिखा है जितने भी यूनिट टेस्ट हैं उनका वेटेज क्या है, इक्वल है, इक्वल वेटेज वाले हैं, मतलब फर्स्ट वाले का वेटेज जितना है उतना ही सेकेंड वाले का, उतना ही थर्ड वाले का है। इसके बाद लिखा है जो फाइनल टेस्ट है उसका वेटेज जो है वो डबल है, किसके कंपैरिजन में, यूनिट टेस्ट के कंपैरिजन में। जो फाइनल वाला टेस्ट है, जो एनुअल टेस्ट है, उसका वेटेज डबल है, क्या है, डबल है, ठीक है। तो 4 टेस्ट उसने दिए, कुछ यूनिट टेस्ट, कुछ एक एनुअल फाइनल टेस्ट दिया। यूनिट टेस्ट वालों के कंपैरिजन में फाइनल वाले का जो वेटेज है वो क्या है, डबल है। अब इसमें आपसे पूछा गया है, ये जो मुन्नी है इसके वेटेड जो वेटेज मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, वेटेज मीन पूछा गया है, नंबर्स का, मार्क्स का वेटेज मीन। तो वेटेज मीन निकालने का तरीका क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू वेटेज होता है। क्या करते हैं, कितने मार्क्स है x1 इंटू उन मार्क्स का वेटेज क्या है, W1, फिर x2 कितने मार्क्स हैं, उन मार्क्स का वेटेज क्या है, W2। ऐसे जितने तरीके के ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको और वेटेज को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में सम ऑफ वेटेज। किसके रेस्पेक्ट में ये मीन होता है, एक्चुअल में वेटेज के रेस्पेक्ट में मीन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेज मीन। अब जैसे यहां पर हम लोग देखें, अब मेरी बात समझना, पहले तो इतना नोट करें, इतना नोट कर लीजिए, कैसे नोट करना है, ये वेटेज मीन के बाद ये फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूले के बाद ये क्वेश्चन लिखिएगा, और मुन्नी की जगह अपना नाम लिख लीजिएगा। लिख लिया मुन्नी को, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बातें नहीं बेटा। आगे बढ़े हम लोग इसमें। नोट हो गया सभी का।
चलिए अब इस वाले प्रॉब्लम किससे किससे सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम? एनीवन? एक, दो, दो बच्चों से। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? बिल्कुल। इन्होंने कहा माना कि जो यूनिट टेस्ट है इनका जो वेटेज है वो W है, और जो फाइनल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स का वेटेज है वो 2W है, ऐसे मान लिया। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में इनका जो वेटेज है वो 2 टाइम्स है, तो इसमें हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। हमें वेटेज मीन निकालना है, तो सबसे पहले कितने मार्क्स हैं? 60। तो 60 मार्क्स का इनका जो वेटेज है वो W, फिर प्लस, फिर यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए आपके बेटा? 75। इनका वेटेज कितना है? W। तो मार्क्स का वेटेज भी लिखते जाना। थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए? 85। इनका वेटेज कितना है? W। अच्छा, इसके बाद जो एनुअल फाइनल वाले एग्जामिनेशन में मार्क्स आए वो 95। इनका वेटेज कितना है? 2W। अपॉन में वेटेज का सम, फर्स्ट वाले का W, सेकंड वाले का W, थर्ड वाले का W और लास्ट वाले का 2W। ऊपर से W कॉमन, नीचे से W, W W W, कट गया है? कट गया कि नहीं कट गया? तो यहां से जो मीन निकल के आया दैट इज 82। ये मीन आपका निकल के आ रहा है। तो कितनी तरीके के मीन पढ़ लिए? 5 तरीके के। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए पढ़े। देन कंबाइंड मीन कहां लगता है? जब ग्रुप वाइज मीन गिवन हो तो कंबाइंड मीन का यूज करते हैं। अच्छा, वेटेज मीन मतलब मार्क्स का क्या गिवन हो, वेटेज उसके रेस्पेक्ट में मीन पूछा जाए तो वेटेज मीन हो जाएगा। तो आई होप ये मीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसमें जो जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो दो तरीके के, एक तो अरिथमेटिक मीन, दूसरा कंबाइंड मीन। इनके क्वेश्चंस आपके जेई में पूछे गए हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, ना तो आपका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन टाइप का, मतलब हम देखें तो वो सीक्वेंस सीरीज में यूज हुआ है, उसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। और ये वाला वेटेज वाला भी नहीं पूछा गया है, कंबाइंड वाला पूछा गया, बट वेटेज मीन भी हमें याद रखना, कहीं पता चला यूज हो जाए। चले इसके आगे, ये तो आपने वर्ड सुना होगा क्या? मीडियन सुना है ना? मीडियन 10th क्लास में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा मीडियन के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग मीडियन देखने वाले हैं वो किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस में देखने वाले हैं? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग तो समझते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 अप टू xn। कुछ इस तरीके के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका क्या फाइंड करने वाले हैं? क्या फाइंड करने वाले हैं? मीन फाइंड करने वाले हैं, सॉरी मीडियन फाइंड करने वाले हैं, मीडियन फाइंड करने वाले हैं। अब सुनिएगा, पूरा ये छापिएगा नहीं, उसके पहले सुन लो इतना। टाइप 1 अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन या अनग्रुप्ड डेटा लिखे, उसके नीचे ये लिखे x1 कॉमा x2 अप टू xn। अभी केस 1 मत लिखिएगा, केस 1 से पहले एक लाइन है, केस 1 से पहले एक, इतना नोट हो गया सभी का? अप टू xn लिखिएगा। कभी भी आपको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है? तो आपको याद होगा कि ऑब्जर्वेशंस का क्या करना होता है, हिंट भी कहीं ना कहीं लिखी है। ऑब्जर्वेशंस का क्या करना होता है? पहले क्या करना होता है? उनको उनको अरेंज करना होता है, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके नीचे लिखेगा, इसके नीचे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कभी भी मीडियन निकालना है क्या करना पड़ेगा? अपने ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना पड़ेगा, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद टाइप 1, जब हमने अरेंज कर लिया अपने ऑब्जर्वेशन को किसमें? अरे ये तो किया ना ऐसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो टाइप 1 हम उसमें देखेंगे कितने ऑब्जर्वेशन है, माना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4 और x5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। तो एक्चुअल में जो मिड टर्म होता है वही मीडियन कहलाता है। कौन सा टर्म? मिड टर्म ही मीडियन कहलाता है। तो इस केस में मीडियन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी?
x3 क्या होगी, x3। तो जब आप इसमें देखें केवल एक ही टर्म है मिड, अरे बोलो भाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम कहते हैं भाई जो मीडियन होगा वो n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा। क्या होगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। जैसे इस वाले में n की वैल्यू 5 है, 5+1/2th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे इसको सॉल्व करें, 5+1 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्या ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसकी जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। वहीं पर यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, इवन है, तो इस केस में क्या होता है, सुनिएगा, इस केस में यहां थोड़ा गलत लिखा है। यहां पर क्या करना पड़ेगा, n/2th ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा और n/2+1th ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, और फिर इनका क्या लेना पड़ेगा, उन ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज का मीन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। जैसे इसमें 6 ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो यार मिड वैल्यू के लिए हम मिड टर्म के लिए देखें तो मिड टर्म के केस में तो 2 टर्म आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाला भी मिड टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिड टर्म मान करके इनका क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। और ये कब ऐसा होता है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो, इवन हो। ठीक है, जैसे ये कुछ हमारे सामने डेटा है 3 8 9 4 12 34 21 7 और 1, ये कुछ ऑब्जर्वेशन हैं और इनका मुझे क्या फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग, एक बार देखो क्या ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, इतना नोट करो और सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करें। फाइंड मीडियन सही लिखा है, कुछ गलत है, कहाँ हार्ट होगा, सही है, कुछ गलत है, सब लिखे, देख लेना एक बार सारे लिखे कि नहीं, नोट भी करते जाओ और देखते जाओ। फाइंड मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। क्या राज, तो कुछ हम लोगों को वो भी तो करना था, रेक्ट सर्कल, चलो कर लेंगे। अभी तो टेस्ट से पहले तो हम लोग सर्कल के मेंस वाले क्वेश्चन कर लेंगे। आज तो बहुत टाइम हो गया, इन्हीं पढ़ते रह गए। नोट हो गया सभी का, चलिए तो हम लोग इसमें देखते हैं। अच्छा इसमें आप बताओ कि कितने ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो ये बताओ कितने, एन की वैल्यू क्या हो गई, 9। 9 का मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, ऑड ऑब्जर्वेशन है। तो ऑड ऑब्जर्वेशन के केस में सीधे सीधे ये रिजल्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, 9th वाला ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो 9th, ये एन की वैल्यू 9 है, तो जो मीडियन वाला आएगा वो क्या आ जाएगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये वाला ऑब्जर्वेशन। तो n+1, 9+1 10/2, 5th ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, क्या रिजल्ट हो जाएगा, 8। तो जो रिजल्ट आ जाएगा, मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 निकल के आ गई। एक बार देख लो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सही लिखा है। अच्छा ऐसे ही आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, इवन। तो हम n, कौन सा n/2th वाला ऑब्जर्वेशन, n/2+1th वाला ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज होती है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐसा किया होगा आप लोगों ने। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। रफ करें इसको। तो अच्छा ये जो मीडियन निकाला है वो किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस का निकाला था, एक और है आपका अनग्रुप्ड ही है, क्या ये अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस है, क्या निकालना है, मीडियन। थोड़ा फास्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन।
ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे वो रिपीट हो गया धोखे से। 100 नहीं है। कितने ऑब्जर्वेशंस है? सबसे पहले इनको किस में अरेंज करोगे? सबसे छोटा कौन? उससे ग्रेटर 96, उससे ग्रेटर 98, उससे ग्रेटर 99, फिर 100, फिर 101, 101। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6। मतलब कैसे, कितने हैं? इवन। इवन वाले केस में जो मीडियन की वैल्यू होगी n/2, मैं डायरेक्ट लिखता हूं थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 98, फोर्थ वाले की 99/2। रिजल्ट इज 98.5। ये मीडियन की वैल्यू आ गई। मीडियन फॉर किसके लिए? अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मीडियन फॉर ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन किसको किसको याद है? मीडियन तो पढ़ा है आप लोगों ने। मीडियन फॉर ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस, हाँ कैसे निकालते हो? वो हम लोग जनरली लगाते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला लगता है, ठीक है। और किसी को कुछ याद है? मीडियन, अरे अभी थोड़े दिन, 4 5 6 7 8 महीने हुए हैं तुमको 10th पास किए। तुम लोग फॉर्मूला, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, गुड। बाय 2 करेंगे, वहां से कुछ निकालते, चलो बताते हैं, चलिए गुड। सुनेगा, इस बच्चे ने दो तरीके से बताया कि जब हमारे ऑब्जर्वेशंस ग्रुप्ड होंगे, ठीक है, तो ग्रुप्ड में सबसे पहला हम लोग देखते हैं, हम लोग मीडियन देखने वाले हैं कौन से? ग्रुप्ड ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का। अच्छा, ये कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, XIFI। जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमें क्या निकालना होता है? मीडियन निकालना होता है। तो मीडियन निकालने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। हम लोग कहते हैं कि हमें n/2 निकालना और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या तो n/2 के बराबर हो या उससे बड़ी हो। उसके करेस्पॉन्डिंग जो xi होगा, उसके करेस्पॉन्डिंग, इसके करेस्पॉन्डिंग जो xi होगा, वही उसी को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको याद होगा निकालना। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जैसे ये 6 लिखा, ये तो एज इट इज। आगे लिखना तो 6 + 20, 20 + 24, अरे बोलो भाई 50, 50 + 20, 70 + 15, 85, 85 + 4, 89 + 2 + 1। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला आता है, ये सम होता है फ्रीक्वेंसीज का। क्या होता है? आप यदि FI का सम करेंगे तो 92 आएगा। ये भी बात याद रखनी। अच्छा, अब सुनिएगा इसमें, तो यार इसका मतलब जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी? 92। n की वैल्यू क्या आएगी? आप फ्रीक्वेंसीज का सम करके देखो क्या निकल के आएगा? 92। तो हम लोग देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, n की वैल्यू 92/2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 46। 46 यार, 46 के बराबर कोई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें? नहीं है। 46 से ज्यादा है, कौन सा है? ये 50। इसके करेस्पॉन्डिंग जो xi होगा, वही क्या कहलाएगा? मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये किस तरीके के प्रॉब्लम में हम लोग ऐसा लगाते हैं कॉन्सेप्ट? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में।
इस वाले का यदि हम लोग मेरी बात सुनो, इसका मुझे याद है मैंने इसका ग्राफ वगैरह थोड़ा बनाया था इससे एसोसिएटेड। तो उतनी इस वाले प्रॉब्लम में एक्यूरेसी नहीं थी। इस प्रॉब्लम में एक्यूरेसी मतलब जो हमारा मीडियन 28 है इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला उतनी एक्यूरेसी के साथ करेक्ट नहीं था। तो बट हम लोगों को लॉजिक यही है तो हम लोग इसको कर रहे हैं। लगभग अप्रॉक्स वैल्यू ये है, एग्जैक्ट नहीं है ये, उतनी एक्यूरेसी नहीं है इसमें रिजल्ट में। रफ करें इसको। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन के बारे में ये चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं, ऐसा फास्ट नोट करें। मीडियन के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कभी कभी पूछ दिए जाते हैं मीडियन के क्वेश्चन जेई मेंस में, मतलब चांस तो कम है बट पूछे गए हैं मीडियन के क्वेश्चंस। पीवाईक्यू बुक उठा के देखेंगे तो मीडियन मिल जाएंगे पूरे, मतलब पीवाईक्यूज में 3-4 क्वेश्चंस मीडियन के मिल जाएंगे। बट ये देखें तो सुनो बेटा, क्लास 11th में ये सब चीजें नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो उसमें ये नहीं है। ये कहाँ पर था आपका? 10th क्लास में। तो हम लोगों ने चीजें वहीं से पिक की हैं, उसके आगे फिर क्लास 11th में जो चीजें हैं या जो जेई में कैसे आते हैं उनको भी हम लोग देखते जाएंगे, बट मीन के क्वेश्चंस बहुत जेई में आए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग मीडियन निकालने वाले हैं ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन का, लेकिन कौन से? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको कुछ याद होगा ऐसा फॉर्मूला, याद है ना? तो करिए, सॉल्व करिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ये ये एल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें गलत लिखा है क्या? वो एक्सआई वहां गलत उसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हेडिंग लिख दी है, फ्रीक्वेंसी देन एक्सआई, ये चीज गलत लिखी इसमें। बेटा बातें नहीं। ये एक्सआई बनेगा, आप एक्सआई निकाल सकते हैं ना, इसका मिड वैल्यू 5, इसका मिड वैल्यू 15, इसका मिड वैल्यू 25। ये फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं एफआई। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ये टेबल लेबल पहले बना लो, आप इतना नोट कर लो। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपको कुछ याद होगा 10th क्लास में आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, और भूल गए हैं तो रिवाइज होने वाला है। चलिए सुनेगा, सबसे पहले हम लोग अच्छा क्या फाइंड करने वाले हैं?
अरे बोलो भाई, क्या फाइंड करने वाले? मीडियन। अच्छा, मीडियन अनग्रुप्ड जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनमें फार्मूला क्या होता है? डिपेंड करता है कितने ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने किया। अच्छा, ग्रुप्ड वाले में यदि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन निकाल चुके। अब ये किसके लिए है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें यार। सीएफ, सीएफ निकालने का पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6। अच्छा, इसके आगे 6 और 7 का सम कितना आ जाएगा? 13 और 15 का सम, 28 और 16 का सम कितना? कितना? 40, 44, 44 और 4 का सम, और फिर इस 48 प्लस 2 50। इसका मतलब यदि एफ आई का सम करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालेंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग कहते हैं यार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n बाय 2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n बाई 2 करोगे तो 50/2 करेंगे 25। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। क्या इक्वल टू 25 कहीं दिख रहा है? जस्ट ग्रेटर देन ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें होता क्या? इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कौन सा नाम देंगे? कैपिटल एफ की स्मॉल एफ? कौन सा? स्मॉल एफ। कौन सा? स्मॉल एफ। जो इसके जस्ट सामने वाली है, इसके ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ली है इसके जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ। और इसके इसके ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, इसके जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एफ। तो ये कैपिटल एफ है, एक्चुअल में क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैपिटल एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले वाली। और स्मॉल एफ क्या है? इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग वाली फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, कैपिटल एन का मतलब ये कैपिटल एन सिग्मा एफ आई, ये दिख रहा है। अच्छा, स्मॉल एन का एल का मतलब क्या होता है? स्मॉल एल का मतलब क्या है होगा? किसका लोअर लिमिट? मीडियन क्लास का। इसमें मीडियन क्लास कौन सी लोगे? कौन सी? इसी के जस्ट वाली ये जो क्लास है इसी को क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 20। तो इसको क्या बोलेंगे? एल। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 20। एफ की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 13। स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 15। और एच मतलब होता हाइट। हाइट कितनी इनमें? क्या ये कंटिन्यूअस वाले थे? कहीं टूट तो नहीं रहे? पक्का कंटिन्यूअस। तो इसमें h की वैल्यू कितनी है? 10। सारी वैल्यूज पता चल गई, इसमें वैल्यूज रख दें। तो जो मीडियन की वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही है? 28। निकाल के देख लें और कैलकुलेशन करके देख लें। आप इसमें लिख लीजिए स्मॉल एफ क्या है, कौन सी है, उसके जस्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल एफ है, उसके जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैपिटल एफ। और ऐसा पढ़ भी रखा है आप लोगों ने, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट हो गया सभी का? तो मीडियन भी हम लोगों ने सीख लिया। अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड में दोनों का डिस्क्रीट भी निकालना सीख गए, और कंटिन्यूअस कहां पर किसको यूज करना है वो भी आपको पता है, और ये सब पहले से भी आता है। रफ करें। ये क्या है? ये दूसरा है, इसमें लफड़ा है, लेकिन इसमें कुछ गलत भी लिखा है। अरे साला, ये कुछ यहाँ गलत लिख गया है, गड़बड़ है। ये क्या 25 होना चाहिए?
25 है ना? देख लो देख लो देख लो, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व। आपको कुछ याद होगा, ऐसे प्रॉब्लम किए होंगे। ये कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। कैसे पता चला? 16 से 20, 20 को छोड़ के कहां से शुरू हो गया? 21। यदि ये 20 से शुरू होता तो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहां पर पहले तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? आपको कुछ याद होगा? कितना? 0.5 को ऐड कर देंगे इसमें और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। अब लोअर लिमिट में क्या करेंगे? सॉल्व करें भाई स्पीड में। कंटिन्यूअस पहले तो आपको बनाना है। पहले तो ये लिख लो, ये प्रॉब्लम क्या है ये पता होना चाहिए। प्रॉब्लम के बाद नई टेबल बनाइए। प्रॉब्लम के बाद आपको न्यू टेबल बनानी है। चलिए तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। यार क्लास इंटरवल लिखने का तरीका क्या होगा? लोअर लिमिट में 0.5, अरे बोलो भाई, माइनस। तो इसे माइनस करोगे कितना बनेगा? 15.5। और इसमें क्या करोगे? ऐड। तो ये कितना बनेगा? 20.5। ये क्लास इंटरवल बनेगा। दूसरा वाला क्या बनेगा? लोअर वाले में 0.5 माइनस करें तो 21 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 20.5। आगे वाला क्या बनेगा? 25.5। तो इसके आगे आप देख लो, किसी को अभी डाउट हो पूछ सकते हैं। आगे वाला 30.5, इसके आगे वाला 30.5, इसके आगे 35.5, 35.5 और इसके आगे 40.5। यहां 40.5 और 45.5, 45.5 और 50 कितना हो जाएगा? 50.5। और ये 50.5 से लेकर के 55.5 ये बन गया आपका। तो अभी सबसे पहले तो क्लास इंटरवल आपने कंटिन्यूअस बनाया है। अब क्लास इंटरवल से ही हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक्सआई निकाल लेंगे। अरे बोलो भाई, एक्सआई निकालने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। एक्सआई निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसमें क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी। पता क्या निकालें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लोग इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सी एफ। सबसे पहले क्या लिखोगे? 5। उसके आगे बोलते जाओ भाई। उसके आगे 23। उसके आगे 40, 30, 37। उसके आगे 63। उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे 100। मतलब जो इनका सम आएगा वो कितना आएगा? 100 आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम लोग इसमें क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। n/2 की वैल्यू 50। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 कहीं दिख रहा है? नहीं। 50 से ग्रेटर ये दिख रहा है। ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। 50 हो पहली प्रायोरिटी, 50 नहीं है तो 50 से ग्रेटर। अच्छा, इसके सामने वाली ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इसके सामने वाले को स्मॉल एफ और इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ और इसके सामने ये जो है इसी को मीडियन क्लास, इसमें एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं कितनी 35.5, एल की वैल्यू 35.5, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 5 है, 5 है पक्का, 5 है कि कितनी है 5, हाँ देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है, अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो कई बार कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंटरवल्स होते हैं क्लास इंटरवल वो कंटिन्यूअस नहीं होते, हमें उनको बनाना पड़ता है। कैसे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर वाले में प्लस कर देते हैं। चलिए इसमें वैल्यूज रख के बताओ कितना है 38। कैसे आया होगा, एल की वैल्यू कितनी है 35.5, n by 2 50 minus capital F is 37, small f is 26 into h is, जल्दी स्पीड में नोट करें। तो एक चीज और सीख गए हम लोग, क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो कहीं भी जैसे मीडियन मीन की बात करें या मीडियन की, मीन वाले केस में भी हमें उनको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। नोट हो गया सभी का, थैंक यू, थैंक यू। चलो चले, हो गया, तो आज हम लोग इतना हो गया ना, आज टाइम हो गया। विजेता 2 की सेंटर 3 में क्लास है, विजेता 1 की यहीं पर क्लास है, ठीक है। और कुछ किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए?